Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुना है। पुरुषों को होने वाला ये कैंसर बहुत ही आम है, पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये प्रोस्टेट होता क्या है, जो केवल पुरुषों के शरीर में ही पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ग्लैंड पुरुषों में पाई जाती है और नींबू के आकार की ये ग्रंथि पेशाब की थैली के नीचे होती है। ये ग्रंथि मेल जेनिटल यानी कि यौन अंगों का एक हिस्सा है। प्रोस्टेट ग्रंथि का रोल पुरुषों के सेक्सुअल फंक्शन में भी होता है। अब जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, ग्रंथि का साइज बढ़ता है। इस साइज के बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह प्रोस्टेट कैंसर है। जैसे जैसे उम्र होती जाती है, प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है। आज के एपिसोड में बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, ताकि लोगों तक इसके बारे में सही जानकारी पहुंचे। डॉक्टर से जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, किस उम्र में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा है, किन लक्षणों से प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता है, कौन से टेस्ट जरूर करवाने चाहिए और इसका इलाज क्या है। हिंदुस्तान में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। इनफैक्ट ये मेल्स में सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है और इसका इंसिडेंस पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट कारण नोन नहीं है, लेकिन कई एसोसिएशंस हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र, 60 साल के दशक में और 70 साल के दशक में ये आमतौर पे पाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ एथनिक ग्रुप्स जैसे कि अफ्रीकन्स, इनमें ये कॉमनली पाया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण जिसकी रिसर्च भी चल रही है वो जेनेटिक कारण या डीएनए म्यूटेशंस वगैरह हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशंस से एक तो हम इसके कारण का पता लगा सकते हैं, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब ये म्यूटेशंस का पता लगता है तो आगे चलकर इसकी ट्रीटमेंट में भी ये पोटेंशियल टारगेट्स हो सकती हैं, जिसके अगेंस्ट पर्टिकुलर मेडिसिन्स काम कर सकती हैं। प्रोस्टेट कैंसर, जैसे मैंने बताया कि आमतौर पे 60 के दशक में या 70 के दशक में आमतौर पे पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि 60 साल के पहले ये प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली देखा है लास्ट कुछ सालों में कि यंगर पेशेंट्स में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है और इनफैक्ट ये एग्रेसिव किस्म का कैंसर भी हो सकता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कोई फादर, ब्रदर या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं जिनमें कि प्रोस्टेट कैंसर हो, तो आपको 40 साल की उम्र से ही या 50 साल की उम्र से ही आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते। जैसे आमतौर पे उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट यानी कि गदूद बढ़ता है तो कुछ यूरिनरी सिम्टम आते हैं, जिसमें कि बार बार यूरिन जाना, यूरिन में रुकावट आना, रात को बार बार उठना या अर्जेंसी होना। तो ये लक्षण नॉर्मल प्रोस्टेट कैंसर के एनलार्जमेंट में भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकते हैं, या नॉर्मल प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में भी हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। हाँ, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो फिर हमारे को उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, और ये ब्लड प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी हो सकता है या और कई अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में सबसे पहला टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए पीएसए टेस्ट। पीएसए टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि पीएसए बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट कैंसर ही हो। पीएसए बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन होना, अगर कोई रीसेंट इंटरवेंशन हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो पीएसए बढ़ा हुआ आ सकता है, या फिर अगर यूरिन रुका हुआ है और आपको कैथेटराइज किया गया है उसी दौरान अगर पीएसए किया जाए तो फिर पीएसए बढ़ा हुआ आ सकता है, और एक रीज़न प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। तो हमें पहले दूसरे कारणों को रूल आउट करके पीएसए कराना चाहिए। पीएसए के बाद अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो हम एमआरआई करते हैं, जिसमें कि हमें सस्पिशन पता लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या नहीं। प्रोस्टेट कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से ही बनता है, और बायोप्सी के बगैर हम प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बना सकते। एक बार ही डायग्नोसिस बन जाए तो फिर उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर कितना बॉडी में फैला हुआ है या लोकलाइज्ड है वो हम पेट सीटी, पीएसए में पेट सीटी से, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेसिफिक है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड है, लोकली एडवांस्ड है या मेटास्टैटिक है। अगर लोकलाइज्ड है तो ये पूरी तरीके से क्यूरेटिव इलाज किया जा सकता है इसका। इसके इलाज में दो मेन डेफिनेटिव मोडालिटीज़ जो हैं वो है सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी की डेट में आजकल बहुत ज़्यादा आगे इनोवेशन हो चुकी है और हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं।
सो रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को 1 से 2 दिनों में डिस्चार्ज किया जा सकता है और पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। यूजुअली हमारे को कोई आईसीयू की रिक्वायरमेंट या ब्लड अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो पेशेंट अपना कामकाज पे बहुत ही जल्दी वापस लौट सकता है। दूसरा तरीका डेफिनेटिव मोडालिटी का है रेडिएशन थेरेपी। सो अगर प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल लोकलाइज्ड है, लो रिस्क है, तो हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा एडवांस्ड या हाई रिस्क है तो हम रेडिएशन थेरेपी प्रेफर करते हैं। और अगर प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में फैला हुआ है और मेटास्टैटिक है तो फिर इसमें हार्मोन थेरेपी यानी कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करने के लिए मेल्स के कुछ एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी दिया जाता है, जो कि इंजेक्शन से या गोलियों से दिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है ये आपने समझ लिया। अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो जो टेस्ट डॉक्टर ने बताया है उसे जरूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, सनस्क्रीन लगाकर धूप सेकने से विटामिन डी शरीर को मिलता है या नहीं, चलिए जानते हैं। विटामिन डी आपके जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है और इसकी कमी से आपको हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न होती है। सर्दियों में ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, वेट बढ़ जाता है, साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ होती है। दुख की बात यह है कि विटामिन डी आपका शरीर अपने आप नहीं बना पाता, उसे जरूरत होती है धूप की। अब धूप आपको किस टाइम और कैसे सेकनी है ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करके इसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले तो आंखों को डायरेक्ट धूप से बचाइए। लीमा महाजन के मुताबिक ठंड में धूप सेकने के लिए बेस्ट टाइम है 12 बजे से 3 बजे के बीच। हालांकि कई डॉक्टर्स का कहना है कि धूप तब सेकनी चाहिए जब वो बहुत कड़ी ना हो, यानी सुबह के समय। आपको धूप में 15 मिनट से आधा घंटा रहना चाहिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा गहरा है तो 30 मिनट, अगर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा लाइट है तो फिर 15 मिनट, क्योंकि ज्यादा देर धूप में रहना स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। कोशिश करिए कि आपकी पीठ, हाथ, कंधों को पर्याप्त धूप लगे। धूप सेकने के बाद ही सनस्क्रीन लगाइए, पहले नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन स्किन को धूप सोखने से रोकती है। कोशिश करिए कि आप धूप सेकने के समय लाइट कलर के कपड़े पहनिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए सर्दियों में अपनी डाइट में लौंग क्यों जरूर शामिल करनी चाहिए। ठंड का मौसम है, बच्चे हों या बुजुर्ग, सबकी इम्यूनिटी में सेंध लगती है। इससे बचने के लिए डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने एक सस्ता और घर में मिलने वाला उपाय बताया है, क्लोव यानी कि लौंग। लौंग ना सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है बल्कि इससे कई बीमारियों में भी फायदा होता है, जैसे डायबिटीज, गैस और पेट की समस्याएं। लौंग में यूजेनॉल और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल्स को नुकसान पहुंचने से बचाते हैं। यूजेनॉल और विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे बीमारी से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। अब लौंग के और कौन कौन से फायदे हैं, जल्दी से इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठंड में फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि खांसी, फेफड़े में जमाव। लौंग इसमें भी काफी मदद करता है। ठंड में बुजुर्गों को हड्डियों और पसलियों में काफी दर्द होता है। लौंग में पेन रिलीवर की क्वालिटी भी होती है। लौंग से दर्द में आपको आराम मिलता है। इसके अलावा डायबिटीज जैसी जटिल बीमारी में भी लौंग फायदेमंद है। लौंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि लौंग को अपनी डाइट में ऐड कैसे करें। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है। अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें लौंग डाल सकते हैं, और जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो इसे सूप या फिर खाना बनाते हुए उसमें डाल सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, आपके खाने में और ज़्यादा स्वाद आ जाएगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।